नमस्कार, मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूँ। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू जुडिशरी की बात की थी। ठीक है, जुडिशियरी का इंट्रोडक्शन में जिसमें हमने देखा था कि जजेस कौन होंगे, उनका अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट को सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट के जैसे 3 ऑर्गन हैं और तीनों ऑर्गन का अपना अपना स्पेसिफिक काम है। तो जुडिशरी का काम क्या है? हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की, जिसमें हमने प्रेसिडेंट की बात की, वाइस प्रेसिडेंट की बात की, गवर्नर की बात की, प्राइम मिनिस्टर की बात की, अपने अपने रिस्पेक्टिव लेवल और जुरिस्डिक्शन में। लेजिस्लेचर को हमने देखा कि पार्लियामेंट कैसे कानून बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर कैसे कानून बना सकता है। आज हम जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन की जब क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो जुरिस्डिक्शन 3 तरह के होते हैं। 3 तरह का क्षेत्राधिकार होता है। पहला होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि जितनी दूर सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उस पूरी टेरिटरी को कवर करता है जहां तक कि भारत की परिसीमा है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इंडियन टेरिटरी क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और साथ में फ्यूचर में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्टेट या फिर कोई टेरिटरी एक्वायर करती है किसी फॉरेन नेशन से, या फिर कहीं से परचेज करती है, किसी भी तरह से नई टेरिटरी को अगर इंडियन टेरिटरी में ऐड किया जाता है तो वो टेरिटरी भी शामिल होंगी। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत के पूरे भारत पर उसका जो है तो कानून चलेगा, जबकि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रिस्पेक्टिव स्टेट जहां के लिए उसको बनाया गया है वहां चलता है। दूसरा है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है वैल्यू बेस्ड। वैल्यू कि किसी भी मैटर में देखा जाता है कि जो अमाउंट होता है, ठीक है, तो उस अमाउंट से ऊपर का या नीचे का रिस्पेक्टेड लिमिट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टेट की बात करें तो दिल्ली में, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली में देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन 5 लाख से लेकर के और 2 करोड़ तक के केस का है। 2 करोड़ से ऊपर का कोई भी मामला होगा जिसकी वैल्यू मोर देन 2 करोड़ होगी तो वो कौन सुनेगा? हाई कोर्ट सुनेगी। और अगर 5 लाख से नीचे का है तो वो कौन सुनता है? तो वो सुनता है आपका सेशन लोअर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 लाख से 2 करोड़ कर दिया गया है अभी रिसेंटली बढ़ा करके। बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, ठीक है, तो इनका जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये किसी भी अमाउंट को सुन सकते हैं। तो इस मामले पे हमें इसको अलग से पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का मतलब सबसे पहले कोर्ट में डिस्प्यूट कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के हो सकते हैं। पहला क्या होगा? सिविल मैटर। दूसरा होगा क्रिमिनल मैटर। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी देखते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करनी है तो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लेजिस्लेचर की बात करें तो आर्टिकल 246 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 246 पावर की बात करता है, सब्जेक्ट मैटर की बात करता है, जिसको कि एक्सप्लेन किया गया है या फिर उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है कहाँ? 7th शेड्यूल में। और 7th शेड्यूल बात करता है क्या? 3 तरह के लिस्ट की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और 3 तरह के लिस्ट की बात करता है तो इन तीनों लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर किसको है? पार्लियामेंट को है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में कानून बनाने का पावर एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अगर मानिए नेशनल इमरजेंसी इम्पोज है तो नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या होगा कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी हो जाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर के पावर जो है वो लेक्स कर जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज स्टेट लिस्ट में अगर राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करके
पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करती है कि आप स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकते हैं, उस केस में भी कानून बनाया जा सकता है। बट इन ऑर्डिनरी सेंस एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का स्टेट लेजिस्लेचर को। और लास्ट है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों का क्षेत्राधिकार समान है, दोनों कानून बना सकते हैं, बट जहां पे कंट्राडिक्शन होगा वहां पे यूनियन के द्वारा जो बनाया गया कानून होगा पार्लियामेंट का, वो प्रिवेल करता है। तो सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट के भी सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन होते हैं, जिसमें कि वो क्रिमिनल भी देखता है, सिविल भी देखता है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी देखता है। ठीक है, इसको अगर और क्लियर समझना है तो हम नीचे अगर जा करके देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट जो है तो डिवाइडेड होते हैं। कैसे? तो सिविल मैटर के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सिविल मैटर के लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होता है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। लेकिन क्रिमिनल मैटर के लिए जो कोर्ट होते हैं उनको कहते हैं सेशन कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने के नाम पे ये जो है तो दोनों ही मैटर को एक ही कोर्ट देखती है, अलग अलग नहीं होती। ठीक है, नाउ कम टू जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑन सब्जेक्ट मैटर। अब किसकी क्या क्या जो जुरिस्डिक्शन है उसको हम अगर देखें सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जिसके लिए एक्सक्लूसिव पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ही उसको सुन सकती है, किसी दूसरे कोर्ट के पास उसके लिए अधिकार नहीं दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 131 में दिया गया है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है कि किसी की अपील को सुनना। अगर मानिए किसी निचली अदालत ने कोई फैसला सुनाया है और उस फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं और आपको लगता है कि निचली अदालत ने किसी भी तरह से क्वेश्चन ऑफ लॉ, कानून को समझने, उसके व्याख्या करने, इंटरप्रिटेशन में कहीं गलती की है, तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये दिया गया है आपको 133 एंड 134 में और 136 में। ठीक है, ये अपील है सिविल मैटर पे, क्रिमिनल मैटर पे और स्पेशल लीव पे अपील। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 143 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट द्वारा एडवाइस मांगे जाने पे एडवाइस देती है। आर्टिकल 129 बात करता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है जो अपने सारे जजमेंट को प्रिजर्व करे और उसका जजमेंट जो है उसके जुरिस्डिक्शन में हर कोर्ट और ट्रिब्यूनल पे अप्लीकेबल होगा। और लास्ट है रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन होता है अधिकार पत्र जारी करना, ऑर्डर जारी करना किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए। इसके लिए 5 तरह के रिट दिए गए हैं आर्टिकल 32 के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है। एक एक करके हम सबके बारे में इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन भी कह सकते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब है यहाँ पे कि इन मामलों में सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो आर्टिकल 131 बात करता है जुरिस्डिक्शन की, जो कि फेडरल इन नेचर है। फेडरल का मतलब है कि हमारे पास 2 तरह की गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है। तो अगर मानिए कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और उस डिस्प्यूट में एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट हो और दूसरी तरफ कोई स्टेट हो, या फिर 2 स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, या फिर यूनियन और स्टेट के किसी भी कॉम्बिनेशन के बीच डिस्प्यूट अराइज होता है। अर्थात हो सकता है कि जैसे अगर सेम पार्टी की सरकार 2 राज्यों में है, ठीक है, और उनको जो है तो किसी बिल को लेकर के या किसी मसले को लेकर के डिस्प्यूट है, ठीक है, तो मानिए एक यूनियन और कुछ स्टेट एक तरफ आ गए, बाकी स्टेट दूसरी तरफ आ गए, या कोई इंडिविजुअल स्टेट और स्टेट वर्सेस स्टेट का केस हो, तो ये जो केसेस हैं ये एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट सुनती है और वही इसका निपटारा करेगी। अब इंटर स्टेट डिस्प्यूट में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन दिया गया है 131 में कि अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो इससे पहले अगर 2 स्टेट के बीच में कोई ट्रीटी हुई है तो ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वहां पे एक्सटेंड नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट उन ट्रीटी की सुनवाई नहीं करेगा। और दूसरा है आर्टिकल 162 में। आर्टिकल 162 इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट की बात करता है।
अब नदियां हैं जो कई राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो अगर कई राज्यों से होकर गुजरती हैं तो वहाँ पे डिस्प्यूट होते हैं उनके वाटर शेयर को लेकर के कि कितना पानी कौन सा स्टेट यूज करेगा। तो आर्टिकल 262 में कहा गया क्लॉज 1 में कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल बना करके इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए सुनवाई करा सकती है बाय लॉ। लेकिन आर्टिकल 262 जो है उसी का सेकेंड क्लॉज सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बार करता है। मतलब यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में इंटर स्टेट डिस्प्यूट होने के बावजूद भी ये मसला जो होगा वो उसके एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में नहीं होगा, इट इज एक्सेप्शन। अदर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज आर्टिकल 71 जो बात करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले, जैसे चुनाव को लेकर के डिस्प्यूट क्या हो सकते हैं कि कोई मेंबर इनएलिजिबल है और उसने चुनाव लड़ लिया है, कंटेस्ट कर लिया है, नॉमिनेशन उसका रिसीव हो गया है, या फिर उसने गलत क्रेडेंशियल दिया हो, या फिर उसने चुनाव में गलत तरीके का इस्तेमाल किया हो, मोरल का कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया हो, या फिर मालाफाइड प्रैक्टिसेस का यूज किया हो, जैसे किसी को खरीदना, वोट खरीदना जैसा के तरह के। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर के अगर इलेक्शन को लेकर के कोई मामला बनता है तो उसका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है और इसका जो जजमेंट होगा वो बाइंडिंग एंड फाइनल होगा। ठीक है, उसको कोई अपील नहीं हो सकती, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे फाइनल होता है। नाउ कम टू अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब है अपील किससे करते हैं? अपने से ऊपर वालों के सामने। तो लोअर कोर्ट का जब कोई इंटरलोक्यूटरी या फाइनल जजमेंट आता है तो उसके खिलाफ अगर कोई पार्टी संतुष्ट नहीं है तो वो उसके खिलाफ अपनी ऊपरी अदालत में जाती है। तो अपील दो तरह से किए जा सकते हैं, एक विद सर्टिफिकेट फ्रॉम हाई कोर्ट और दूसरा अदरवाइज। तो सर्टिफिकेट फ्रॉम हाई कोर्ट के में अगर सुप्रीम हाई कोर्ट को लगता है कि मैटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन रिक्वायर करता है तो वो सर्टिफिकेट देगी, या फिर सिविल मैटर में भी अगर सिविल या क्रिमिनल मैटर में क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो जहां लीगल इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट जारी करती है। और अगर मानिए कोई पार्टी असंतुष्ट है हाई कोर्ट के जजमेंट से लेकिन सर्टिफिकेट अगर जारी नहीं किया गया है तो भी वो आर्टिकल 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है फॉर कंप्लीट जस्टिस। अगर मानिए कि वहाँ पे कहीं पे भी जस्टिस का वायलेशन हो रहा हो, जस्टिस उसको सही तरह से नहीं मिला हो तो वो 136 के अंदर अपील कर सकता है। ये है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑल मैटर्स। नाउ कम टू एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये आर्टिकल 143 में। अब देखिए 143 को याद करने का सबसे आसान तरीका है आई लव यू। अब आई लव यू क्यों? क्योंकि अक्सर जो है तो लोग 143 बोलते हैं आई लव यू को, चैट्स में, मेम जो बनते हैं उन सब में। तो ये किसके बीच के संबंध को बताता है? यह सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच का संबंध है। ठीक है, तो दो लोगों की जरूरत थी, तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा राष्ट्रपति। इसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मसले पर सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है? तो इसमें दो सेक्शन, 143 क्लॉज 1 और 43 क्लॉज 2। 143 क्लॉज 1 में बात की गई है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दोनों पे पब्लिक इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे जो है जो जनहित के मामले होंगे वहां पे अगर किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ की जरूरत है इंटरप्रिटेशन की तो राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं। 143 के अंदर जो मामले हैं वहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं भी देना चाहे तो उसको जरूरी नहीं है देना ही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकती है, तो जहां सलाह दे सकती है वहां पे राष्ट्रपति भी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, दोनों ही तरफ से वॉलेंट्री है। आमतौर पे राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे तो कोर्ट देती है, बट ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस सलाह को माने ही। पर वही आर्टिकल 143 क्लॉज 2 में जब आते हैं तो वहां पे जो कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है
प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से या एग्रीमेंट से रिलेटेड, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले का कोई ट्रीटी को लेकर के अगर डिस्प्यूट है और उस मामले में सलाह मांगी जाती है, जिसको कि हमने देखा कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हमने एक्सेप्शन में लिया था, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के लिए सलाह देना भी जरूरी है, और जो सलाह दी जाएगी वो राष्ट्रपति बाइंडिंग होंगे उस सलाह से, उनको उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट शैल बाउंड टू गिव एडवाइस और प्रेसिडेंट इज बाउंड टू adopt or implement it. This is advisory jurisdiction of Supreme Court. Now come to a court of record. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, इसको आसान भाषा में अगर समझा जाए तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है कि एक तो इसमें जितने भी जजमेंट प्रोसीडिंग जो कुछ भी होंगे उसको प्रिजर्व करके रखा जाएगा। अब किसी चीज को प्रिजर्व क्यों रख करके रखते हैं, ताकि उसका फर्दर यूज हो सके, इस्तेमाल कर सके। फर्दर इस्तेमाल कहाँ होगा, तो जो जजमेंट या प्रोसीडिंग या फिर कोई प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो भारतीय परिसीमा इंडियन टेरिटरी में किसी भी कोर्ट के सामने या ट्राइब्यूनल के सामने एविडेंसरी वैल्यू रखेगा। एविडेंसरी वैल्यू का मतलब है कि साक्ष्य के रूप में उसको पेश किया जाता है और वो उस कोर्ट पे बाइंडिंग होते हैं, वो कोर्ट उसको मानेगी। इसीलिए देखते हैं कि अब जो लोग लीगल प्रैक्टिस में होंगे या फिर जिन लोगों ने अदालती कार्रवाई को कहीं से समझा या देखा होगा, तो आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वहां पे कोट किया जाता है रेफरेंस के लिए, जिससे क्या है कि वो बाइंडिंग वैल्यू का होता है और उसको एक्सेप्ट करना लोअर कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मजबूरी कह सकते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई जजमेंट दिया और जिस पार्टी को जजमेंट दिया गया, जिस पार्टी के फेवर और अगेंस्ट में, अगर वो पार्टी नहीं मानती है तो उस केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो अवमानना के लिए जो पनिशमेंट देगा वो दिया जाएगा एज पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जिसमें कंटेम्प्ट के कई जो है तो सिचुएशन बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ साल, एक 2 साल पहले की बात है, जब एक हाई कोर्ट के जज ने, केस क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से एक जज को ट्रांसफर किया, हाई कोर्ट के एक जज को ट्रांसफर लेटर भेजा गया। ठीक है, हाई कोर्ट के जज थे वो, उन्होंने क्या किया कि जो जज को एक ट्रांसफर का ऑर्डर आया था, खुद ही अपने ट्रांसफर पे स्टे लगा दिया। तो ये क्या हुआ, एक तरह से कोर्ट की अवमानना हो गई। तो इसके लिए उनको 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, कोर्ट रिटायरमेंट। ठीक है, तो इस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने का अधिकार है। नाउ कम टू रिट जुरिस्डिक्शन। देखिए, रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 के अंदर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के अंदर। तो आर्टिकल 32 के अंदर होना ही इस बात को दर्शाता है कि यह अपने ये फंडामेंटल राइट, लोगों का क्या है, मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट का चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है, आर्टिकल 12 से, जो होता है आर्टिकल 12 टू 35। तो आर्टिकल 32 संविधान संरक्षण का अधिकार जो दिया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दैट इज गिवन इन द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे कोई भी आदमी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए अप्रोच कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट शैल, सुप्रीम कोर्ट बाउंड है उसको सुनने के लिए और उस पर फैसला देने के लिए। क्यों, क्योंकि कोर्ट जो है क्या है, लीगल इंटरप्रेटर के साथ साथ कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट के संरक्षक भी हैं। मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो ये हमने इसको रिट जुरिस्डिक्शन को ऑलरेडी डिस्कस किया था, कहाँ, अपने फंडामेंटल राइट के चैप्टर में। जो लोग फंडामेंटल राइट नहीं देखे हैं वो वहां जाकर के लेक्चर को पूरी डिटेल में देख सकते हैं। एक रिकैप के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 तरह के रिट इशू किए जा सकते हैं। सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब है प्रेजेंट द बॉडी ऑफ। अगर किसी भी व्यक्ति को इलीगल कन्फाइन किया गया है, इलीगल कन्फाइन का मतलब है
कि गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट कर लिया गया या फिर बंधक बना करके रख लिया गया, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कंसर्न ऑफिसर को कि उसको कोर्ट अदालत में पेश किया जाए। ठीक है, ये है हेबियस कॉर्पस। दूसरा है कि जितने भी अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको कानून क्या या तो कहती है कि टू परफॉर्म सम ड्यूटी या फिर मना करती है कि डू नॉट परफॉर्म। कुछ काम करने के लिए कहती है, कुछ नहीं करने के लिए कहती है। तो जो काम करने के लिए कहती है और वो नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर जो काम करने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है और वो उस काम को करते हैं। तो इन दोनों ही विरोधाभासी स्थिति में कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर जारी करती है, वी कमांड, और इस ऑर्डर के थ्रू वो उसको करने या न करने के लिए अधिकृत करती है। अगर मानिए कोई ऑफिशियल जिसको कोई काम करना है और वो नहीं कर रहा है, तो ऑर्डर जारी करके क्या करेगी, कहेगी कि आप इस काम को करो। जैसे कई बार सुनने में आता है कि थाने पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर नहीं किया जाता है, तो कोर्ट ऑर्डर करती है कि आप केस रजिस्टर कीजिए, एफआईआर लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से कमांड दिया जाता है। नेक्स्ट है टर्शियरी एंड प्रोहिबिशन। टर्शियरी के केस में क्या होता है, ये एक अपर कोर्ट से लोअर कोर्ट को भेजा जाता है। अब रिट का जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है, तो ये अपनी निचली अदालत को ऑर्डर भेजते हैं। यहाँ पे जब निचली अदालत से फाइनल जजमेंट आ जाता है, तो उसके जजमेंट को क्वेश्चन करने के लिए टर्शियरी यूज किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है कि जब कोई मैटर अंडर कंसिडरेशन होता है निचली अदालत में, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जिनके पास रिट जुरिस्डिक्शन है, वो प्रोहिबिशन के थ्रू निचली अदालत को उस केस में प्रोसीड करने से प्रोहिबिट कर देते हैं। ठीक है, वहां पे प्रोसीडिंग रोक दी जाएगी निचली अदालत में, दैट इज प्रोहिबिशन। एंड लास्ट वन इज को वारंटो। को वारंटो का मतलब है आप किस अधिकार से इस पद को ग्रहण कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन चेक के लिए होता है। ठीक है, अगर मानिए कि कोई व्यक्ति, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ दी गई है और वो उसको या फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है उस पद को पर होने के लिए, उसको फुलफिल नहीं करता है, तो कोर्ट उससे क्वेश्चन करती है कि आप कैसे इस पोस्ट को हेल्ड कर रहे हैं और उनको रिमूव किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है कि जब जयललिता उनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस के मामले में 2 साल से अधिक की सजा सुनाई गई, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई हो, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। कब तक, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पनिशमेंट प्लस फर्दर 6 ईयर। तो 8 साल के लिए जब वो इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं कर सकते, तो उनका अपॉइंटमेंट जो था एज ए सीएम, उसको चैलेंज किया गया था एंड शी हैज टू रिजाइन, उनको छोड़ना पड़ गया। ठीक है, ऑल्दो बाद में देखते हैं कि हाई कोर्ट ने वो उस मामले में उनको कंप्लीट एक्यूटल दिया, जिससे फिर से वो चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, तो क्रो वारंटो में एलिजिबिलिटी चेक की जाती है कि वेदर कंसर्न्ड पर्सन इज एलिजिबल टू हेल्ड एन ऑफिस और नॉट। नाउ कम टू पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा में 2 चीजें देखी जाती है। पहला कि क्या जिसने बनाया है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली सही का मतलब जिसने बनाया है उसके डोमेन में है या नहीं। दूसरा कि जो मैनर यूज किया गया है वो मैनर सही है या नहीं। ठीक है, और सेकंड कि वेदर इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट। ठीक है, कहीं ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं कर रहा, या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का केशवानंदा भारती केस में, उसके अगेंस्ट तो नहीं है, उसको कहीं से हैम्पर तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, 131, 132, 133, 136, 143, 134, ये सारे सेक्शन जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर देते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है,
जैसे अभी रिसेंट अगर एग्जांपल लें तो फार्म लॉ, 3 फार्म लॉ हैं जिनको कि अभी सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए चैलेंज किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए क्यों चैलेंज किया गया है? तो एक कंटेंशन है कि ये मामले एग्रीकल्चर के हैं। ठीक है, तो जो मामला एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर किसका पार्ट है? स्टेट सब्जेक्ट का, स्टेट लिस्ट का। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट के मामले पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तो पार्लियामेंट ने कैसे बनाया? वही पार्लियामेंट का कंटेंशन है कि हमने जो कानून बनाया है वो ट्रेड रिलेटेड है, और ट्रेड किसके जुरिडिक्शन में आता है? यूनियन लिस्ट में, इंटर स्टेट ट्रेड। ठीक है, तो इन दोनों ही का ही अपना अपना कंटेंशन है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। इससे पहले हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं प्रीवियसली कि जब NJACA नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लाया गया था 2014 में, तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस एक्ट को नलीफाई कर दिया। साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसको भी नलीफाई, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्यों किया? तो इसमें क्या था कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो क्या कहता है कि जो अदालतें होगी, जो आर्बिट्रेटर होगा, जो जज होगा, वो क्या होगा? बिल्कुल ही इम्पार्शियल होना चाहिए। तो अगर हम एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर से जुडिशरी को सेपरेट नहीं रखते हैं तो क्या होगा कि वहाँ पे फेवरेटिज्म, बायस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया, जो कि आर्टिकल 50 में भी दिया गया है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसलिए इसको नलीफाई कर दिया गया कि जो एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। कम टू अदर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन चूंकि पूरे भारत में है तो ये सारे कोर्ट को कंट्रोल करता है, सारे कोर्ट के ऊपर इसके जजमेंट और इसके ऑर्डर अप्लीकेबल होते हैं। साथ ही ठीक है, सारे ट्रिब्यूनल में इसकी बातें बाइंडिंग होती हैं। नेक्स्ट, क्योंकि क्या है कि जो ये अपने प्रोसीजर के लिए, प्रोसीजर का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लाया जाएगा तो मैनर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस क्या होगा, प्रैक्टिस ऑफ हियरिंग क्या होगा, तो उससे रिलेटेड जो कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स लेट डाउन करती है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 145 के अंदर। तो अगर कोई कानून बनाया, रूल लेट डाउन करती है कि सुप्रीम कोर्ट को जो रूल बनाने का अधिकार दिया गया है, तो उस रूल बनाने के लिए जब कोई रूल बनाया जाता है तो प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ये रूल बना सकती है अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए। और क्योंकि कंप्लीट कंट्रोल ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है, तो ये क्या करती है, अपने ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट खुद करती है। कैसे करती है? विद कंसल्टेशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और एक एडिशनल पावर क्या है कि जब कभी भी यूपीएससी या यूपीएससी के चेयरपर्सन या मेंबर किसी पे कोई मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी को लेकर के क्लेम आएगा, ठीक है, तो रिकमेंड वो इंक्वायरी कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट करेगी और रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को उनके रिमूवल के लिए, अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से हटाने के लिए 3 तरह की प्रक्रिया दी गई है। पहला, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या है? एक्सक्लूसिव है प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाना होगा आर्टिकल 61 के अंदर, जो उसका प्रोसीजर लेट डाउन है उसके थ्रू। दूसरा तरीका क्या है? रिमूवल। रिमूवल में 2 तरह के चीज। पहला क्या है कि एक है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर वाला क्या है? जो जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एससी एंड
सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको हटाने के लिए एक तरीका दिया गया है कि दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से रिमूवल का रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट क्या करेंगे फिर उसको अकॉर्डिंगली अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उस पर एक रिमूवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे और वो कंसर्न पर्सन अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। वही दूसरा तरीका है इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड क्या है कि अगर मानिए किसी भी जहाँ पे इंक्वायरी मेथड दिया गया जैसे यूपीएससी के चेयरपर्सन और उसके मेंबर्स के लिए दिया गया है, तो इसमें क्या होगा कि प्रेसिडेंट इंक्वायरी रेफर करेंगे सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट अपना इंक्वायरी करेगी कि वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट, ठीक है, और अगर वो गिल्टी है या नहीं है तो अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को, उस रिपोर्ट के बेसिस पे प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। अगर मानिए गिल्टी पाया गया है तो वो बाइंडिंग होगा, प्रेसिडेंट उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। अगर मानिए कि गिल्टी नहीं है तो फिर वो अपने पद पे एज इट इज बना रहेगा। दीज आर द स्पेशल पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, और वहां पे हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कंपेयर करके, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के साथ कंपेयर करेंगे कि दोनों के जुरिस्डिक्शन में क्या अंतर है, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में जब कभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई बार होता है कि जैसे एक स्टेटमेंट है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस सवाल का जवाब मैं अपने अगले लेक्चर में दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in comments. Thank you so much.